नमस्ते। आप सब कैसे हो? सारे आज पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो ना? तो क्यों ना हम अपना विज्ञान का अध्याय शुरू करें। हम लोग विज्ञान का दूसरा अध्याय पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले कक्षा में पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई के बारे में बात किया। हमने अणु के बारे में और परमाणु के बारे में बात किया। हम सबने देखा कि अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है ना? ये हमने देखा। अणु जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। फिर हमने क्या देखा कि किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु के गुणों में क्या होता है? गुणों भी भिन्न भिन्न होता है। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होती है। फिर हमने किसके बारे में बात किया? परमाणु। किसके बारे में बात किया? परमाणु। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक प्रक्रियाओं में अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। अणु और परमाणु दोनों ही हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, है ना? हमें माइक्रोस्कोप आदि का इस्तेमाल करना। फिर हमने क्या देखा कि परमाणु जुड़कर, एक या दो से अधिक परमाणु जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। तो परमाणु क्या है? पदार्थ को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई है। ये हम चर्चा कर चुके हैं ना, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। ये क्या कहते हैं? इसे पदार्थों के निर्माण का मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट, इसे क्या कहते हैं? मौलिक, यानी ये बेस है सभी पदार्थों के, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे मौलिक इकाई कहते हैं। यानी हर चीज, हर साधन किससे बना हुआ है? परमाणुओं से। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं? अणु का। यानी अणु हमने देखा ना, मॉलिक्यूल। हमने देखा पिछले कक्षा में कि अणु को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। और परमाणु क्या था? एटम। ये हमने देखा। तो परमाणु जो है पदार्थ को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम कण। इसीलिए इसे पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई कहा जाता है। मौलिक इकाई, मौलिक इकाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट।
फंडामेंटल यूनिट। और फिर हमने क्या देखा कि दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो वो अणु यानी मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा इसमें क्या है, पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं। देखिए, आप सबको मिठाई खाना पसंद है ना? तो आप देखिए कि आप सब जब क्या खाते हैं, लड्डू आप सबको खाना बहुत पसंद है ना? आप सबको क्या खाना पसंद है? लड्डू खाना सबको पसंद है। तो लड्डू किससे बना हुआ है? बूंदियों से बना हुआ है। लड्डू किससे बना हुआ है? बूंदियों से बना हुआ है। तो बूंदियां क्या है? परमाणु है जिससे मिलकर क्या बना हुआ है? अणु बना हुआ है, लड्डू, है ना? आ गया ना सबके मुंह में पानी? चलिए, तो क्या है, बूंदियों से मिलकर, ये मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूं ताकि आप आसानी से समझ जाए। बूंदियों से मिलकर, बूंदियों को हम क्या बोल रहे हैं? परमाणु, जिससे मिलकर क्या बनता है? लड्डू बनता है। तो परमाणु के संयोग से अणु बनता है, यानी बूंदी परमाणु, लड्डू अणु। परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है? अणु बनता है। और फिर हमने क्या देखा कि सभी गुण, है ना, सभी गुण जो है मौजूद होता है किसमें? दोनों में। हमने क्या देखा कि सारे गुण जो है, जैसे आप बूंदियां खाओगे तो बूंदी आपको कैसे लगेगी? बहुत मीठी लगेगी, है ना? बूंदियां कैसे लगती है जब आप बूंदियां खाते हो? तो बहुत मीठी लगती है। तो बूंदी खाने पर भी मीठी होती है और लड्डू खाने पर भी मीठा होता है। तो क्या है, पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं, है ना? हमने क्या देखा कि पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं, यानी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं। तो बूंदी खाने से भी आपको मीठा लगेगा, वही अब लड्डू खाने से भी आपको मीठा लगेगा। तो बूंदी के सारे गुण लड्डू में और लड्डू के सारे गुण बूंदी में मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने क्या बात किया? तो हम आपने देखा दोनों में किस तरह से हमने दोनों को किस तरह से क्या किया? अलग किया। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने क्या देखा कि परमाणु परमाणु जो है आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं और समान परमाणुओं के संयोग से किसके अणु बनते हैं? तत्व के अणु। समान परमाणुओं के, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप पिछले कक्षा में लिख चुके हो, आप सिर्फ सुन लीजिए। समान परमाणुओं के संयोग से किसके अणु बनते हैं? तत्व के अणु बनते हैं। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, जल, जल नहीं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हमने आपको दो उदाहरण भी दिए थे। फिर हम क्या देख रहे हैं? यौगिक के अणु। अगला क्या देख रहे हैं? यौगिक के अणु।
यौगिक के अणु। जिसमें हमने देखा कि भिन्न परमाणुओं के, हमने क्या देखा कि भिन्न परमाणुओं के संयोग से किसके अणु बनते हैं? यौगिक के अणु बनते हैं। हमने क्या देखा कि भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं। इतनी बातें आप अच्छे से समझ चुके हो क्योंकि ये हमने आपको अच्छे से बताया है। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है और फिर सारे पदार्थ किससे बना हुआ है? अति सूक्ष्मतम कणों से। सारे पदार्थ अति सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है। हर पदार्थ, हमने आपको बोला कि जैसे कि आप एक चौक लो, उसको तोड़ोगे तो क्या होगा? उसके टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो उसको पाउडर करोगे तभी भी क्या होगा? उसके छोटे छोटे कण दिखेंगे आपको। एक पत्थर लो, उसको तोड़ोगे तो मिट्टी हो जाएगा, उसमें भी क्या होगी? छोटे छोटे कण। तो सारे पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? अति सूक्ष्मतम कणों से। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पदार्थ के संरचना की इकाई कहा जाता है। ठीक है। अब जरा इन दोनों का अंतर देख लीजिए। ये आप स्वयं ही लिखोगे, आप सिर्फ समझ लीजिए, अभी आप सुन लीजिए। परमाणु, परमाणु एटम्स। परमाणु को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में परमाणु को एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। तो अणु क्या है? अणु आप उसका ऑपोजिट ले लोगे, पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है, यानी स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। फिर हमने क्या देखा कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है, यानी गोलाकार के होते हैं। हमने आपको पिछली बार भी दिखाया था। ये देखिए परमाणु आकार देख रहे हो ना, कैसा है? गोल गोल आकार का है। और अणु देखिए, अणु का आकार कैसे होगा? अणु अणु जो है आकार में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। अणु कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल्स भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। फिर हमने क्या देखा कि परमाणु रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता और अणु जो है रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। तो अभी आपको परमाणु और अणु के बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अभी इतना ही पढ़ना है। आगे कक्षाओं में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ोगे। अभी हमें इसके बारे में एक और बार आपसे बात बतानी है। वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अणु और परमाणु के बारे में आप घर में जाकर किताब को अच्छे से पढ़ोगे। जो जो आपने नोट्स में लिखा हुआ है उन सबको जरा एक और बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। चलिए, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब जरा ये टॉपिक को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत।
ये भी जरा हम देख लेते हैं। ये आपके किताब में एक बॉक्स में लिखा हुआ है, आप घर में जाकर उसको जरा उस बॉक्स को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार, पहले हम जरा आपको दिखा देते हैं डाल्टन को। तो सब देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये डाल्टन है, देख रहे हो ना। तो डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना, पहले आप सुन लीजिए, इन्होंने क्या किया है, पदार्थ के रचना संबंधी सिद्धांत का, पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अभिवाज्य, यानी परमाणु को क्या नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने क्या बोला कि परमाणु अभिवाज्य कणों से बना है। तो जरा हम आपको लिख के भी बताते हैं, ये जरा देखिए, देखिए। तो सबसे पहले परमाणु, परमाणु शब्द जो है यूनानी भाषा में एटॉम्स, यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है, अविभाज्य, यानी जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटॉक्स जो है एक यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अविभाज्य, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन जी क्या बोल रहे हैं, डाल्टन जी के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म कण, तत्व क्या है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे, यानी अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, परमाणु। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, वे कहते हैं कि पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्या है पदार्थ, आपको पता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे क्या नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। तो डाल्टन क्या बोल रहे हैं कि परमाणु यानी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलके बना है, जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, और इन कणों को परमाणु कहते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं, परमाणु, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद फिर क्या हुआ, आधुनिक, है ना, आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि पदार्थ, परमाणु को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जब किसका, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज हुई, हम आपको लिख के दिखाते हैं जरा।
तो ये है परमाणु सिद्धांत जो हमें डाल्टन जी ने दिया, जिसके अनुसार वे क्या बोलते हैं कि पदार्थ को विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तथा न्यूट्रॉन के बारे में हम आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु विभाज्य है, परमाणु का विभाजित कर सकते हैं। तो आप जरा ये तीनों लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। खोज के बाद क्या सिद्ध किया? कि परमाणु यह सिद्ध किया कि परमाणु क्या है? विभाज्य। विभाज्य। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या था? तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें क्या नहीं कर सकते? जिन्हें विभाजित नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। लिख लिया ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके खोज के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु का क्या कहते हैं? मूलभूत कण भी कहते हैं। इसका परमाणु का क्या है? मेन, इसकी मूल, इसकी बेस है ना? मूलभूत कण। अब जरा देखिए, तो आपको सिर्फ इतना ही अभी जानना है कि परमाणु सिद्धांत डाल्टन जी का क्या था, उसके बाद फिर कब ये विभाज्य होने लगा। अब देखिए, परमाणु के अवयवी कण, इसको आप अपने नोटबुक में इस तरह से लिखोगे। इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बुक में ये दे रखा है पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 में ये दे रखा है, और इसको आप अपने नोटबुक में जरा लिखोगे। परमाणु के अवयवी कण, प्रोटॉन, जिसका आवेश क्या है? धनावेश क्या है? पॉजिटिव, जो आवेश क्या है? धनावेश, जिसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग, जिसकी संकेत क्या है? पी, स्मॉल पी, स्मॉल लेटर पी से जिसे डोनेट, जिसे हम क्या करते हैं?
जिसको हम दर्शाते हैं P से। फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का धनावेश क्या है? आवेश क्या है? ऋणावेश, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका संकेत क्या है? E, स्मॉल लेटर E। और फिर है न्यूट्रॉन, जो उदासीन है, यानी ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, यानी धनावेश भी नहीं होता, ऋणावेश भी नहीं होता, उदासीन यानी न्यूट्रल, दोनों नहीं होते, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? N, स्मॉल लेटर N से। तो परमाणु के क्या है? अवयवी कण। हमने देखा प्रोटॉन, जिसका आवेश क्या है? धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज होता है P से, जिसे डिनोट करते हैं। फिर हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन, जिसका ऋणावेश होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम E से, जिसका संकेत क्या है? E, स्मॉल लेटर E। फिर हमने देखा न्यूट्रॉन, जो उदासीन होता है, यानी ना पॉजिटिव ना धनावेश होता है, ना ऋणावेश होता है, न्यूट्रल, दोनों नहीं होते, जिसको हम N से डिनोट करते हैं। तो अभी आप सिर्फ इसके संकेत क्या है, कौन सा आवेश है और परमाणु क्या है, इतना ही आपको पता लगना है। तो इस पार्ट में, इस अध्याय में पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई के बारे में आपको इतनी ही बातें जानना है, जिसमें हमने अणु और परमाणु के बारे में बात किया और क्या बोला। आप जरा इस किताब को एक और बार पढ़कर आप अपने छोटे छोटे नोट्स भी बनाओगे, ठीक है? तो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में या इस अध्याय में? हमने क्या क्या देखा? हमने स्टार्टिंग से ही क्या कर रखा है? हमने बहुत सारी बातें देखी है ना? तो हमने क्या क्या देखा? जरा सुन लीजिए। हमने शुरुआत से ही इसमें क्या क्या पढ़ा? प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है ना? हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि प्रत्येक पदार्थ क्या है? स्थान घेरता है, और उसमें क्या होता है? उसमें भार होता है, जिसका हमने आपको बहुत सारे उदाहरण दिखाए। उसके बाद फिर हमने क्या किया? पदार्थ की वर्गीकरण। हमने क्या किया? पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण हमने बहुत से आधारों पर किए। उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया। पदार्थ का क्या किया? वर्गीकरण किया। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का उपयोग होता है। हमने देखा कि पदार्थ कैसे कैसे बने हैं। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का उपयोग हो सकता है अथवा कई वस्तुओं से मिलकर, है ना, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ बनता है। तो हमने देखा किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का उपयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई पदार्थ से मिलकर भी बना हो सकता है। जैसे कि हमने आपको उदाहरण सब लिखने के लिए बोला था, जैसे लोहे की एक ही पदार्थ हम बना सकते हैं, कील। और हम लोग जब कुर्पी बनाते हैं लोहे की, तो उसमें लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है और लोहे का भी इस्तेमाल होता है। फिर हमने क्या देखा? पदार्थ का वर्गीकरण देखा। पदार्थ का वर्गीकरण देखा, जो किसके आधार पर होता है? उसकी विलेयता, है ना? जैसे कि हमने देखा कि 3 भौतिक अवस्थाएं देखी, ठोस, द्रव, गैस रूप। ठोस, द्रव, गैस रूप। और फिर क्या देखा कि जल में घुलनशीलता के आधार पर कि कौन कौन से चीजें, कौन कौन से सामग्री जल में घुलते हैं, कौन कौन से सामग्री साधन
जल में नहीं घुलते या ऊपर तैरता है। जल में जो चीजें, जो जल से भारी होता है, जो जल से हल्का होता है, वो सारी बातें हमने देखा। पारदर्शिता के आधार पर हमने क्या किया, वर्गीकरण किया, है ना। पारदर्शिता, जिस चीज सामान पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाते हैं। और जिनके आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी कहलाता है। और फिर हमने क्या देखा, पारभासी, जिसमें से धुंधला धुंधला दिखता है, हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन सा सामान है, कौन सा सामग्री रखा है, पर हमें धुंधला सा एहसास होता है कि कोई सामग्री रखा हुआ है। उसके बाद फिर हमने कौन सा वर्गीकरण किया, कठोरता के आधार पर, है ना। कठोरता के आधार पर हमने वर्गीकरण किया, मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ। जो दब जाते हैं मुलायम पदार्थ, जो नहीं दबते कठोर पदार्थ। फिर हमने चुंबकत्व, यानी जो चुंबक, चुंबकीय वर्गीकरण, जिन चीजों को चुंबक चिपका लेता है उसे चुंबकीय पदार्थ, जिनको नहीं खींचता, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और अंत में हमने क्या देखा, पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। तो मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको एक और बात करना है कि इस अध्याय को घर में जाकर एक और बार अच्छी तरह से आप पढ़कर आओगे। और जो जो आपको इसमें से समझ में नहीं आया वो आप लिखकर अगले कक्षा में जब हम अभ्यास करवाएंगे तो आप पूछ सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया। ऐसी कोई बात है जो समझ में नहीं आया? नहीं आया तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। समझ में आया तो समझ में आया बोलिए। और अगर आप सब समझ में आया तो आप जरा अपना हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे अगले कक्षा समझ में आ गया? और जिन बच्चों, हाँ बोलिए, ऐसा कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आया? समझ में ऐसा तेज नहीं चलना। हाँ आ गया। मैं कई स्कूलों की आवाज सुन रही कि समझ में आया, कई लोग शांत बैठे हैं। चलिए आप सब, हाँ यूपीएस भवन तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया। जो नहीं आया वो आप लिखकर अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में हम अपना अभ्यास करेंगे। सब नोटबुक के साथ तैयार रहिएगा। तो इसी के साथ हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। आपकी अगली कक्षा का समय हो चुका है। तो जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।